अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 14 का ये लेक्चर नंबर 5 जिसमें हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, आपने 10th बायो में भी इसको पढ़ा कि इसके दो फेजेस होते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो यहाँ इस लेक्चर में हम उसी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को डिस्कस करेंगे, यानी हवा का लंग्स में आना और लंग्स से बाहर जाना। इसको कलेक्टिवली वेंटिलेशन का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम बाकायदा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की तरफ जाएं, पहले मैं आपको एक बेसिक बात जो है वो बताना चाहता हूं कि फिज़िक्स हमें बताती है कि एयर का जो फ्लो है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा। हवा मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये चाहते हैं कि हवा एयर बाहर से लंग्स की तरफ जाए तो लंग्स में प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि बाहर प्रेशर ज़्यादा हो, लंग्स में प्रेशर कम हो और हवा जो है बाहर से लंग्स की तरफ आ जाए। और जब हम ये चाहते हैं कि एक्सपायरेशन हो और जो एयर है वो लंग्स से निकल कर बाहर जाए, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि लंग्स में प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा ताकि फिर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर मूव कर जाए। तो जब हवा को लंग्स के अंदर लाना है तो लंग्स में प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा, और जब हवा को लंग्स से निकालना है तो लंग्स में प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ सवाल पैदा होता है कि लंग्स के अंदर ये प्रेशर हवा का कम और ज़्यादा कैसे किया जा सके। तो यहाँ हमारी केमिस्ट्री जो है वो मदद को आती है। बॉयल्स लॉ हमारी मदद करता है। बॉयल्स लॉ हमें बताता है कि जो प्रेशर और वॉल्यूम है ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जहाँ हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स प्रेशर जो है वो डिक्रीज करना हो, प्रेशर को लो करना हो, तो वहाँ वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया जाए तो वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब है कि एक्सपेंड करवा दिया जाए, किसी चीज़ को एक्सपेंशन करवा ली जाए। तो अगर स्टूडेंट्स हम एक्सपेंशन करवाते हैं लंग्स की तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिससे लंग्स के अंदर प्रेशर डिक्रीज होगा और हवा ऑटोमेटिकली बाहर से लंग्स की तरफ आ जाएगी। तो जब हम इसका रिवर्स करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हवा लंग्स से बाहर जाए, लंग्स से निकले, एक्सपायरेशन हो, तो हमें लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमें लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ाना है तो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करना पड़ेगा। तो लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज करने का मतलब है कि लंग्स को हमने कंप्रेस करवाना है, लंग्स की जो है वो कंप्रेशन करवानी पड़ेगी ताकि लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो तो लंग्स में प्रेशर इंक्रीज हो और हवा अंदर से बाहर की तरफ निकल आए। ये बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन फिर यहाँ एक सवाल पैदा हो जाता है कि लंग्स की ये जो एक्सपेंशन है प्रेशर डिक्रीज करवाने के लिए और लंग्स की जो कंप्रेशन है प्रेशर इंक्रीज करवाने के लिए, ये एक्सपेंशन लंग्स की और कंप्रेशन ये कैसे मुमकिन होगी? तो क्या लंग्स खुद से ही ये सलाहियत रखते हैं कि वो एक्सपेंड हो सकें और कंप्रेस हो सकें? तो जवाब है नो। लंग्स जो हैं वो खुद से जो है वो ये सलाहियत नहीं रखते कि वो खुद से एयर को अपने अंदर ले लें या एयर को पुश कर सकें। यानी लंग्स में खुद से कंप्रेस होने की और एक्सपेंड करने की सलाहियत नहीं है, कोई और है जो लंग्स को कंप्रेस और एक्सपेंड करवाता है। तो लंग्स की जो कंप्रेशन है और एक्सपेंशन है ये बाय द हेल्प ऑफ टू टाइप ऑफ मसल्स, जिसमें डायफ्रेम और इंटरकॉस्टल मसल्स, ये मेजर मसल्स हैं जिनको हम मेजर रेस्पिरेटरी मसल्स कहते हैं। मेजर रेस्पिरेटरी मसल्स डायफ्रेम और इंटरकॉस्टल मसल्स, ये मेजर रेस्पिरेटरी मसल जो हैं स्टूडेंट्स ये लंग्स को कंप्रेस करवाएंगे और एक्सपेंड करवाएंगे, जिसके नतीजे में एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के जो इवेंट्स हैं, फेजेस हैं, वो कैरी आउट होंगे। अब जब मैंने बोला कि डायफ्रेम और इंटरकॉस्टल मसल्स ये मेजर रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, तो इसका मतलब होगा कोई और मसल्स भी हैं जो मेजर तो नहीं है लेकिन साथ अपना रोल प्ले करते हैं। तो यस, डायफ्रेम और इंटरकॉस्टल मसल्स के अलावा कुछ एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स भी हैं, जैसे कि हमारे एब्डोमिनल मसल्स हैं, पेट के या एब्डोमिनल कैविटी के जो मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, वो भी ज़रूरत पड़ने पर हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। जब फोर्स इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करनी हो, कोई आप बहुत सख्त काम कर रहे हो, हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हो वगैरह, तो ज़रूरत पड़ने पर ये डीप आपको ब्रीथ करना हो
तो उस केस में जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स हैं वो भी साथ हेल्प करते हैं। कुछ और मसल्स भी हैं, सबका जिक्र करना यहाँ ज़रूरी नहीं है। आपको एक कंसेप्ट देना है, एक आइडिया देना है कि डायफ्रेम और इंटरकॉस्टल मसल्स ये मेजर रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, और इसके अलावा कुछ और मसल्स भी हैं जो हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में। उनको हम नाम देते हैं एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स का। तो स्टूडेंट्स, जो डायफ्रेम और इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये नॉर्मल जो हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं जिसको क्वाइट ब्रीदिंग कहते हैं। अभी जब आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आप ब्रीथ कर रहे हैं, 24 आवर्स आप ब्रीथ करते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तब भी ब्रीदिंग का प्रोसेस तो चल रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, जो इस वक्त आपकी ब्रीदिंग है उसकी साउंड आप नहीं सुन सकेंगे, वो आपको महसूस नहीं हो रही। इस ब्रीदिंग को क्वाइट ब्रीदिंग कहते हैं क्योंकि ये खामोशी से हो रही है, आपको महसूस भी नहीं हो रहा और ये ब्रीदिंग का प्रोसेस चल रहा है। इसको क्वाइट ब्रीदिंग कहते हैं। तो क्वाइट ब्रीदिंग में डायफ्रेम अपना रोल प्ले करता है और इंटरकॉस्टल मसल्स आगे हमने दो पढ़ने हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल और एक होते हैं इंटरनल। तो हम देखेंगे कि जो क्वाइट ब्रीदिंग है उसमें एक्सटर्नल जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं इनका रोल है, लेकिन जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो क्वाइट ब्रीदिंग में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। डिटेल्स इसकी आ जाएंगी, कंसेप्ट यहाँ पे बिल्ड हो गया। बात आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा जिक्र डायफ्रेम के ऊपर कर लेते हैं। डायफ्रेम मस्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी मसल है। अब कौन सा मसल है, कार्डियक, स्मूथ या स्केलेटल? तो जवाब है कि ये स्केलेटल मसल है। याद रखिएगा, डायफ्रेम क्या है, एक स्केलेटल मसल है हमारी बॉडी का जो थोरेसिक कैविटी में मौजूद है। लार्ज साइज्ड है, डूम शेप्ड होता है, स्केलेटल मसल है, और ये सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से। ये चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है एमसीक्यूज में, वो कौन सा मसल है जो कि डिवाइड कर रहा है या सेपरेट कर रहा है थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से। तो आपने डायफ्रेम को ही टिक करना है। तो ये इस पे काफ़ी है, इतनी बातें इस लेवल पे। इसके बाद है जी इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स, तो जो कॉस्टल का वर्ड है या इंटरकॉस्टल पूरी टर्म है, ये रिब्स और रिब केज के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह से फर्स्ट ईयर में भी और नाइन्थ में भी ये टर्म आई है जब आपने वेन्स और आर्टरीज का जिक्र किया। तो इंटरकॉस्टल आर्टरी है, इंटरकॉस्टल वेन है, तो वो जो रिब केज की तरफ जो है वो ब्लड लेके और रिब केज से ब्लड वापस लाने वाली, रेस्पेक्टिवली इंटरकॉस्टल आर्टरी, इंटरकॉस्टल वेन। बात करने का मकसद ये है कि कहीं पे भी इंटरकॉस्टल का वर्ड यूज़ होगा साइंस में, बायो में, तो ये रिब केज और रिब को इंडिकेट करेगा। तो इंटरकॉस्टल मसल जो हैं ये रिब्स के साथ एसोसिएटेड मसल्स हैं। दो रिब्स हैं ना, पेयर ऑफ रिब हम लेंगे, एक रिब ऊपर है और एक रिब नीचे, तो ये एक पेयर ऑफ रिब हो गया। इसके दरमियान में ये जो स्पेस बन गई है ना, जगह बन गई है, इसको इंटरकॉस्टल स्पेस कहते हैं। वैसे यहाँ मेम्ब्रेन मौजूद होती है इंटरकॉस्टल मसल्स की बनी हुई, क्योंकि इंटरकॉस्टल मसल्स इस स्पेस को फिर फिल अप करते हैं। तो पहले जब हम खाली दो रिब की बात कर रहे हैं, दो रिब्स का जिक्र कर रहे हैं, तो उनके दरम्यान में जो स्पेस है हम उसको रेफ़र करेंगे कि वो इंटरकॉस्टल स्पेस है, और फिर बात करेंगे उस इंटरकॉस्टल स्पेस को मेनली ऑक्यूपाई कर रखा है इंटरकॉस्टल मसल्स हैं। तो यहाँ इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल और दूसरे इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो स्टूडेंट्स इस तरह ओब्लीगली ऊपर से नीचे की तरफ जो है ये अरेंज्ड हैं, ओब्लीगली ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे ये अरेंज्ड हैं। ओब्लीगली अंदाज से मतलब है तिरछे अंदाज में। जो इंटरनल कॉस्टल मसल्स हैं वो इनके नीचे होते हैं। अब इसके मैं नीचे ही बना दूं तो नज़र नहीं आएगा, इसलिए आगे मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी ताकि मैं आपको बता सकूं कि इंटरनल जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो कैसे अरेंज होते हैं। तो इंटरनल जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो भी ओब्लीगली अरेंज्ड है, लेकिन ये वो जो एक्सटर्नल है वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो ये जो इंटरनल है ये नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, यूँ ये अरेंज्ड हैं, ओब्लीगली अरेंज्ड हैं और 90 डिग्री के एंगल के ऊपर अरेंज्ड हैं। आप देखें तो ये इनको लेबल कर देते हैं। ये हो गया स्टूडेंट्स एक्सटर्नल, और ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे सामने वाले हिस्से में ये इंटरनल, और इन दोनों के दरमियान में देखिए बच्चे यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल
जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, दो रिब्स हैं, उनके दरमियान में जो स्पेस बनती है वहाँ पे अरेंज्ड हैं। बाहर की तरफ एक्सटर्नल है, उनके नीचे थोड़ा इंटरनल मौजूद है। एक्सटर्नल जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ अरेंज्ड है, ओब्लिकली इंटरनल जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ अरेंज्ड है। यानी जब मैं कह रहा हूँ कि नीचे से ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब है कि ओरिजिन जो है वो नीचे वाली रिब पे होगा और इंसर्शन जो है वो ऊपर वाली रिब पे होगी। और जब एक्सटर्नल के लिए कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ है, तो उसका मतलब है कि उनका जो ओरिजिन है वो ऊपर वाले रिब के साथ होगा और इंसर्शन जो है वो नीचे वाले रिब के साथ होगी। दोनों ही ओब्लिकली अरेंज्ड हैं, लेकिन दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब ज़रा नोट्स में देख लें कि दो सेट ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स यानी एक्सटर्नल और इंटरनल कहाँ मौजूद होते हैं, बिटवीन, किस के दरमियान में, ईच पेयर ऑफ रिब्स। जैसे यहाँ पे दो रिब्स ले लिए ना हमने कि एक पेयर बन गया, तो हर पेयर, क्योंकि 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, तो हर पेयर के दरमियान में एक स्पेस बनती है, इंटरकॉस्टल स्पेस, और उस स्पेस को फिल कर रखा है इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ने। दिलचस्प बात यह है कि एक तीसरी टाइप भी होती है इंटरकॉस्टल मसल्स की, जिनको इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं, लेकिन ना उनका जिक्र मैट्रिक में हुआ और ना ही उनका जिक्र यहाँ पे एफएससी में मौजूद है। ज़्यादातर आप इंटरनेट पे भी या मुख्तलिफ जगह पे भी देखते हो तो आपको ज़्यादातर दो ही का नाम सुनने को मिलता है, लेकिन एक तीसरी टाइप भी होती है, दैट इज़ इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स। हम यहाँ पे इसके बाद उसका जिक्र नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, दो सेट ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल और इंटरनल, जो रिब पेयर है उसके दरमियान में जो स्पेस है वहाँ पे मौजूद है, और ये अटैच्ड है मसल फाइबर्स इनके डायगनली यानी तिरछे हैं, ओब्लिकली और अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं। एक ऊपर से नीचे अरेंज है तो दूसरा जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ अरेंज्ड है। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ ब्रीदिंग। स्टूडेंट्स, दो फेजेस हैं, इंस्पायरेशन जिसको इनहेलेशन भी कहते हैं, एक्सपायरेशन जिसको एक्सहेलेशन भी कहते हैं। तो दोनों के जो इवेंट्स हैं वो मैंने टेबल की सूरत में आपके लिए प्रेजेंट कर दी हैं। इसका मकसद ये है कि अगर इंस्पायरेशन आपको याद हो जाए, आप समझ लें, तो एक्सपायरेशन उसका बिल्कुल अपोजिट है। तो कंपैरिजन में चीज़ों को समझना आसान होता है, जल्दी समझ आती हैं और ज़्यादा अरसे तक चीज़ें याद भी रहती हैं। तो आप अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आप बेशक पैराग्राफ में पॉइंट्स बना के, हेडिंग्स बना के इसको लिखें, लेकिन समझने के लिए, याद करने के लिए ये टेबल की फॉर्म में कंपैरिजन की सूरत में बेहतरीन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, नेचर। इंस्पायरेशन एक एक्टिव फेज़ है। जब बायो में किसी चीज़ को हम एक्टिव फेज़ या प्रोसेस कहते हैं तो उसका मतलब है कि वो एनर्जी कंज्यूम करता है, एनर्जी यूज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इंस्पायरेशन क्यों एक्टिव है और कैसे ये एनर्जी यूज़ कर रहा है? तो इंस्पायरेशन में जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो कोई भी मसल हो, कार्डियक, स्मूथ, स्केलेटल, वो जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसमें एनर्जी कंज्यूम होगी, एनर्जी यूज़ होगी और वो फिर एक्टिव प्रोसेस होगा। तो इंस्पायरेशन में चूँकि डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, इसलिए एनर्जी यूज़ होती है और यही वजह है कि ये एक्टिव फेज़ है। जब हम इंस्पायरेशन पे सारी बातें कर लेंगे तो फिर एक्सपायरेशन को देखेंगे साथ कंपैरिजन में। पहले हम इंस्पायरेशन के इवेंट्स को पढ़ेंगे। तो नेचर के बाद है स्टूडेंट्स डायफ्राम। जहाँ तक बात डायफ्राम की है तो डायफ्राम इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब इस कॉन्ट्रैक्शन का एक नतीजा निकलेगा। इस डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन का नतीजा क्या निकल रहा है कि डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है और लेस डूम शेप हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, चिपटा हो जाता है, लेस डूम शेप बन जाता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्शन का एक रिजल्ट है, एक आउटकम है। लंग्स के नीचे ये डूब शेप डायफ्राम पड़ा है, तो जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो वहाँ स्पेस क्रिएट हो जाएगी, कैविटी जो है वो बन जाएगी, या जो थोरेसिक कैविटी है उसका एरिया बढ़ जाएगा, लंग्स को एक्सपेंड करने का मौका मिल जाएगा। हम यही तो चाहते हैं कि इंस्पायरेशन में हम हवा को बाहर से लंग्स में लाना चाहते हैं। तो हवा को बाहर से लंग्स में लाना चाहते हैं तो आप जानते हो कि बच्चे, ऊपर हमने डिस्कस किया, तो फिर लंग्स में प्रेशर डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो लंग्स में प्रेशर डिक्रीज़ करना है तो लंग्स को वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है। लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है तो इसका मतलब है लंग्स की एक्सपेंशन होगी। तो एक्सपेंशन करवाने के लिए क्या कुछ हो सकता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और नीचे की तरफ आ जाएगा ताकि वहाँ जगह बने और लंग्स अपने आप को फैला सकें।
इसी तरह से इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं, इनमें जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये रिलैक्स करेंगे। अब इसकी कॉन्ट्रैक्शन का इंटरकॉस्टल मसल्स में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन का भी एक नतीजा निकलेगा, क्या कि जो रिब केज है वो ऊपर की तरफ और फॉरवर्ड, अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव करेगा। डायफ्राम के नीचे जाने से और रिब केज के ऊपर और बाहर की तरफ निकलने से थोरैसिक कैविटी जो है स्टूडेंट्स, उसका एरिया इंक्रीज हो जाता है। थोरैसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज हो गया मींस लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए जगह मिल गई, तो लंग्स जो है वो एक्सपेंड करेंगे। जब लंग्स एक्सपेंड करेंगे तो लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। थोरैसिक कैविटी का एरिया भी तो बढ़ा ना, तो थोरैसिक कैविटी का एरिया बढ़ने से थोरैसिक कैविटी के अंदर भी जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा और उसके नतीजे में लंग्स के अंदर जो है वो भी प्रेशर कम हो जाएगा। अब हम कंपेयर करें एक्सटर्नल प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को और लंग्स के प्रेशर को, तो हम कह सकते हैं कि लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो चुका, लेसर हो चुका, और एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो हाई है। तो एयर फ्लो कैसा होगा, एयर मूव करेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी बाहर से लंग्स में एयर मूव कर जाएगी, उसका इनफ्लो होगा, हवा लंग्स की तरफ मूव करेगी, दैट्स इंस्पायरेशन। अब जहाँ तक बात एक्सपायरेशन की है, एक्सलेशन की है, तो इंस्पायरेशन से बिल्कुल अपोजिट है। इंस्पायरेशन है स्टूडेंट एक्टिव फेज। अगर एक्सपायरेशन को देखें तो एक्सपायरेशन में फिर हमें फ़र्क करना पड़ेगा कि ये एक्सपायरेशन किस तरह की ब्रीदिंग में है। दो तरह की ब्रीदिंग हम ले लेते हैं। एक क्वाइट ब्रीदिंग कहलाती है जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में होती है, जैसे अभी आप बैठे हुए लेक्चर जो है वो ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप कोई परेशानी या टेंशन नहीं है, कोई आपके पीछे जानवर नहीं लगा हुआ, कोई आप हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कोई ऐसी स्पोर्ट आप नहीं कर रहे, तो ये क्वाइट ब्रीदिंग है जो कि आपको महसूस भी नहीं होती। आप 24 आवर्स ब्रीथ करते हैं, सोए हुए भी आप ब्रीथ कर रहे होते हैं, लेकिन वो ब्रीदिंग आपको महसूस नहीं हो रही, इसको क्वाइट ब्रीदिंग कहते हैं। दूसरा है कि जब आप हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, कोई स्पोर्ट करते हैं, तो उसमें जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाता है, उसको रैपिड ब्रीदिंग कहते हैं। रैपिड ब्रीदिंग जो है वो महसूस होती है क्योंकि सांस फूल जाता है उसमें, तो वो महसूस होती है। जो महसूस नहीं होती नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, उसको क्वाइट ब्रीदिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जो क्वाइट ब्रीदिंग है उसमें क्वाइट एक्सपायरेशन होगी, और ये क्वाइट ब्रीदिंग में जो एक्सपायरेशन है इट्स पैसिव, यानी एक्सपायरेशन क्वाइट ब्रीदिंग में पैसिव है। किसी तरह का कोई मसल एक्सपायरेशन में, क्वाइट ब्रीदिंग में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। लेकिन जब ब्रीदिंग बन जाती है रैपिड, तो रैपिड ब्रीदिंग में एक्सपायरेशन एक एक्टिव फेज है, क्वाइट ब्रीदिंग में एक्सपायरेशन एक पैसिव फेज है। ये बात आगे भी आएगी। फिर डायफ्रेम की जहाँ तक बात है, तो इंस्पायरेशन में डायफ्रेम कॉन्ट्रैक्ट किया था तो एक्सपायरेशन में रिलैक्स करेगा। इंस्पायरेशन में ये नीचे की तरफ आया तो एक्सपायरेशन में ऊपर की तरफ जाएगा। इंस्पायरेशन में ये फ्लैट हुआ, लेस डूम शेप हुआ, तो एक्सपायरेशन में ये मोर डूम शेप हो जाएगा। फिर इंटरकॉस्टल मसल्स में इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हुई थी, तो एक्सपायरेशन में जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स करेंगे। जहाँ तक बात इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स की है, तो इंस्पायरेशन में वो रिलैक्स थे। एक्सपायरेशन में फ़र्क करना पड़ेगा कि क्वाइट ब्रीदिंग है या रैपिड ब्रीदिंग है। तो स्टूडेंट्स इंटरनल जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रैपिड एक्सपायरेशन में, रैपिड ब्रीदिंग में। जब एक्सरसाइज वगैरह आप कर रहे होते हैं तभी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपकी जो ब्रीदिंग है वो क्वाइट ब्रीदिंग है, तो या आप कह लो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ब्रीदिंग है, तो क्वाइट ब्रीदिंग में, क्वाइट एक्सपायरेशन में जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं दे स्टे रिलैक्स्ड, वो एक्सपायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं क्वाइट ब्रीदिंग में। और जब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में क्वाइट ब्रीदिंग हो रही है तो फिर एक्सपायरेशन का प्रोसेस जो है वो पैसिव एक्सपायरेशन रहेगा, क्योंकि इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहे, कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करता ही नहीं है क्वाइट ब्रीदिंग में। लिहाजा क्वाइट ब्रीदिंग जो है उसमें एक्सपायरेशन एक्सलेशन पैसिव होगी। रैपिड ब्रीदिंग में, रैपिड एक्सपायरेशन में एक्सपायरेशन
में जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये इवेंट फिर एक्टिव हो जाएगा। जहाँ तक बात रिब केज की है तो इंस्पायरेशन में ये अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव किया, तो एक्सपायरेशन में डाउनवर्ड और बैकवर्ड मूव करेगा। थोरेसिक कैविटी का एरिया इंस्पायरेशन में बढ़ा था, एक्सपायरेशन में डिक्रीज होगा। प्रेशर जो है इंस्पायरेशन में थोरेसिक कैविटी और लंग्स में कम हुआ था, एक्सपायरेशन में थोरेसिक कैविटी और लंग्स में प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेयर के मुकाबले में। एयर फ्लो इंस्पायरेशन में बाहर से अंदर की तरफ हुआ था, तो एक्सपायरेशन में जो एयर है वो लंग से बाहर चली जाएगी। ये था स्टूडेंट्स मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इसके बाद है कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। तो कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग को हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो लंग्स की डिफरेंट तरह की कैपेसिटीज़ हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं, उनको भी हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।